हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर। मैं अर्जुन भार्गव फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको काफ़ी लेक्चर करवा दिए हैं संविधान के, जिसमें संविधान निर्माण वगैरह भी था, संविधान के स्रोत थे, समितियां थी, भाग 1 था, भाग 2 है। लेकिन आपको मैं बता देता हूं, इसके संविधान के विषय पर, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था के विषय पर मेरे द्वारा एक प्रश्नोत्तरी बनाई गई है, जो एक क्विज बनाई गई है। तो मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो लाइव बैठें और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो जितने आप क्वेश्चन दे के आंसर देंगे उतना ही आपका मूल्यांकन हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भाग लेते हैं, लाइव बैठते हैं और देखते हैं, इसके आंसर देते हैं, तो उतना ही एकेडमी ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने का प्रोवाइड करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपके सामने मैं संविधान की एक प्रश्नोत्तरी पेश कर रहा हूं। तो इसमें लगभग रैंडम क्वेश्चन है, जो कि मिक्स क्वेश्चन है, जो संविधान के बारे में है, अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आप में से जो भी पहले क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन देखें और साथ में उसका रिप्लाई करें, उसके बाद हम मूल्यांकन करेंगे, देखेंगे कितने स्टूडेंट्स सही जवाब देते हैं और कितने स्टूडेंट्स गलत जवाब देते हैं। कोशिश करना कि आप आंसर जो है ईमानदारी से दें, ऐसा ना हो कि भाई कोई पास में किताब लेके बैठ जाएं आप अपने, तो उसका तो कोई फिर फायदा ही नहीं होगा फिर क्वेश्चन पूछने का। और ये जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपकी आगामी खासकर आरएएस की परीक्षा या फिर फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा, पटवारी की परीक्षा, इनके अंदर तो खासकर ये प्रश्न आएंगे, क्योंकि बहुत मेहनत से प्रश्न ये बनाए गए हैं और बहुत स्टैंडर्ड के प्रश्न है। ये कहते हैं इनका एक बहुत अच्छा स्तर है इन प्रश्नों का। और कुछ क्वेश्चन मतलब मिक्स होंगे जो यूपीएससी पैटर्न पर भी होंगे। तो अब आपके सामने क्विज शुरू होने वाला है, जैसे वो केबीसी के अंदर शुरू होता है ना कि पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। फिलहाल मैं आपको पैसे तो नहीं दे पाऊंगा, पर ठीक है, मैं आपकी फिलहाल इतना आपके सामने टेस्ट सीरीज पेश कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय औपनिवेशिक प्रशासनिक ढांचे में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम का महत्व क्या है। आपके सामने 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, तीनों आपको पढ़ने होंगे ध्यान से। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसकी क्या क्या बातें विशेषताएं थी, क्या बातें थी इसमें। तो आपके सामने 1 नंबर इसमें दिया गया है कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित तथा विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ठीक है, पहला इसके अंदर देखिए, पहला फैक्ट आपके सामने है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था। दूसरा इसके अंदर आपको देखिए, दूसरा स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रदान की गई। और तीसरी बात वो यह लिखता है कि यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अर्थात अपने 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय, बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी थी। तो ये कहता है कि यह बम्बई प्रेसिडेंसी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करता है। अर्थात ये 1773 एक्ट के बारे में पूछा गया है। नीचे देखो एक बात लिखी हुई है, नीचे दिए हुए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इन शब्दों के खासकर आपको ध्यान रखने परीक्षा में, सही नहीं, इन शब्दों को अगर ऐसे शब्द दिखे तो पहले आप उनको अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, नहीं तो होता ऐसा है कि वहां पर प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन से तथ्य सही नहीं है, आप वहां देखोगे सही है, और घर आके जब क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो देखते हो यार इसने तो नहीं पूछा हुआ था। और आके ये अक्सर प्रॉब्लम होती है, जब भी मैं क्लास में स्टूडेंट से पूछता हूं तो 10-12 स्टूडेंट यही कहते हैं कि सर 4-5 क्वेश्चन तो मेरे वैसे ही गलत हो गए। देखो, अगर आपको प्रश्न नहीं आता हो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आता हो प्रश्न गलत करते हो तो वो कहते हैं कि वो तो आपने गुनाह कर दिया एक तरह से, कि वो सिलेक्शन में एक एक प्रश्न मायने रखता है। तो अगर अंडरलाइन होकर आए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सही नहीं इस तरह के शब्द आए तो आप उनको पहले क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अब देखो कूट क्या कहता है कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें बताना है कि 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें इन तीनों में से कौन सी बातें सही है और कौन सी गलत है। तो हमें सही का चयन करना है। ऑप्शन देखो, कहता है केवल 1 व 2, केवल 1 व 3, 1, 2 व 3। इस तरह के क्वेश्चन आपको पता है कि यूपीएससी परीक्षाओं में आते हैं, ये लेवल रखते हैं कि कूट वाले क्वेश्चन होंगे, प्रश्न होते हैं, उसमें केवल 1 पूछता है, केवल 2। अब देखिए इन पे हम चर्चा करते हैं। पहले आप कोशिश कीजिए कि इसका आंसर दीजिए। आपको मैं कुछ समय देता हूँ, 10-15 सेकंड देता हूँ कि आप इसका आंसर दीजिए कि आपको क्या लगता है कि इनमें से 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी बातें सही है। तो आप उत्तर, आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी व डी। जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए, इसके आंसर दीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अब मैं चाहता हूँ कि लाइव आएँ
और इस टेस्ट का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बहुत मेहनत से टेस्ट बनाए गए हैं। देखो अब इसके आंसर के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। पहला देखो, कहता है कि यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले को नियंत्रित व विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। अब ये देखो, ये क्या कर रहा है, जो ये पहला, ये फैक्ट है पहला वाला, ये कहता है कि ये पहला प्रयास था, अर्थात 1773 से एक्ट से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, हालांकि अंग्रेज 1600 ईस्वी में आ गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में, लेकिन उसको व्यापार करने की छूट 1773 से मिली थी। एक्ट आए तो वो ट्रेडिंग के लिए ही थे यहाँ पर। तो 1773 में क्या हुआ था, पहली बार उनको क्या था कि उनको कंपनी के जो शासन था उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित विनियमित करने का पहला कदम था। तो ये बिल्कुल सही है बात, एक नंबर जो इसमें ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसको प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रदान कर दी गई। पहली बात ही गलत बोल दी इसने। ये देखिए जो आपके सामने ये 2 नंबर फैक्ट है, ये 2 नंबर फैक्ट क्या कहता है, इसने भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर, आपको बता देता हूं इस एक्ट में क्या हुआ था, बंगाल में पहले पद था केवल गवर्नर का, जिसको इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, तो यहां पर शब्द देखो कितना छोटी सी बात आती है सामने और स्टूडेंट गलती करते हैं। इसने शब्द यहां पर लगाया भारत, कि इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर, भारत का नहीं बनाया था। बंगाल में पहले पद था गवर्नर, और पहले गवर्नर कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। और जब 1773 एक्ट में ये पद हो गया गवर्नर जनरल, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा तथ्य जो है वो गलत है, क्योंकि इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया था, ना कि भारत का गवर्नर जनरल, वो आगे चल के बना था। ठीक है, तीसरा इसके अंदर देखो फैक्ट क्या कहता है, यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान करता है। देखो ये तीसरा फैक्ट है जो मैंने आपको बात की है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब ये बात देखो, ये जो एक्ट आया था इसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की थी, ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ठीक है, तो इसीलिए तीसरा जो तथ्य है ये भी क्या है, गलत है। तो दूसरा तथ्य है ये भी क्या है, गलत है। तो इसमें केवल पहली बात जो है वो सही है, तो आपका उत्तर बनेगा केवल एक। तो आप ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले लें कि इसका उत्तर क्या बनेगा, जो अपने है ये बी इसका उत्तर बनेगा केवल एक। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता चल रहा हूं क्वेश्चंस को, इससे आपका आकलन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग स्थापित किया गया था, जिसने निम्न में से किसके माध्यम से दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिशें की थी। मतलब ये कहना चाहता है, डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जिसमें विधि आयोग बना था, क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी 4 सदस्यों की, जिसमें चौथे सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई थी, तब एक विधि आयोग बना था। तो वो विधि आयोग, अगर आपको यही पता हो ना कि विधि आयोग कौन से एक्ट में बना था, तो आप ये क्वेश्चन कर दें। आपके सामने 4 ऑप्शन है, एक है भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा आपके सामने है चार्टर अधिनियम 1833, तीसरा है विधि आयोग 1967 और चौथा है 1919 का अधिनियम, जिसको कहते हैं हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अब क्या है, स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, शब्द उन्होंने ऊपर क्या पूछा है, विधि आयोग के बारे में, देखो ऊपर लिखा ना प्रथम विधि आयोग, और स्टूडेंट क्या करेंगे, विधि आयोग देख के ये उत्तर भर देंगे। मतलब कहते हैं नकल के लिए अकल की जरूरत है, एक कहावत है। तो वही है, वो है ना, अकल जो है बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। ये कहावतें ध्यान में रखें। अगर आपको किसी प्रश्न के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है तो प्रश्न छोड़ दीजिए। अपने जहां नेगेटिव मार्किंग है, हमें नेगेटिव से बचना है, हमेशा याद रखना। देखिए आपको बता देता हूं, जो चार्टर अधिनियम आया था 1833 चार्टर अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या हुआ था, गवर्नर जनरल कार्यकारिणी परिषद के अंतर्गत एक विधि सदस्य के रूप में मैकाले की नियुक्ति हुई थी और एक विधि आयोग बना था। तो इसका सही उत्तर आएगा बी, चार्टर अधिनियम 1833। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अंदर तीसरा प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे आएगा। तीसरा प्रश्न है कि संविधान सभा, आ गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये मैं कोई टॉपिक करा चुका हूं। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहले तो अपने को विचार करना है और फिर देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। ठीक है, ये कहता है कि इसका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। अब ये देखो, पहली बात सही कूट का चयन करना है, इनमें से नीचे लिखा हुआ सही कूट का चयन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा तथ्य सही है इसमें, कौन सा गलत है। ये कहता है कि इनका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। दूसरी बात कहता है इसने सार्वजनिक
सदस्यों को इसकी कार्यवाहियों में अनेक बार भाग लेने के लिए मतदान की अनुमति दी थी। तीसरा कहता है इसके कुछ सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के चुने गए थे। और चौथा कहता है कुछ सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित की गई थी। देखो अब अपने को सही का चयन करते हैं। पहले आप आंसर दीजिए। उत्तर दे रहे कि केवल 1 व 2 व 3 सही है। बी कहता है केवल 4 सही है। सी कहता है केवल 3 व 4 सही है। और डी कहता है इनमें से कोई सही नहीं है। तो आपको जल्दी से जल्दी उत्तर देना है। आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं इसके लिए कि आप इस पे सोचिए, विचार कीजिए, फिर उसके आंसर्स की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए पहली बात को देखिए, फैक्ट नंबर 1, इसका गठन, ये क्या कहता है, इसका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। तो आपको पहली बात तो ये बता देता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम था 1945 था ही नहीं, 1935 था। और दूसरी बात कि इसका गठन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के आधार पर किया ही नहीं गया था। संविधान सभा को अंतिम मंजूरी देने वाला कौन था, कैबिनेट मिशन। इसीलिए जो आपका ये पहला तथ्य है ये गलत है। तो ये आप याद रखना, पहला तथ्य गलत है। दूसरा कहता है इसने, संविधान सभा ने सार्वजनिक सदस्यों को इसकी कार्यवाहियों में अनेक बार भाग लेने और मतदान करने की अनुमति दी। इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई ऐसे सार्वजनिक रूप से भाग लेने की अनुमति थी किसी को, क्योंकि इसके अलग से चुनाव हुए थे। आपको पता है 389 सदस्यों के लिए चुनाव होना था, तो वो चुनाव ही अलग हुआ था। तो बार बार कोई चुनाव भी नहीं हुए थे, ना ही इसने ऐसे कोई अनुमति दी थी। इसलिए दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा फैक्ट आपका, ये भी क्या है, गलत है। तीसरा कहता है इसने, इसके कुछ सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, दिमाग में एक बात डाल लीजिए, संविधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार पे हुए ही नहीं थे। मैंने आपको बताया था, मांग जरूर की थी जवाहरलाल नेहरू ने हरिपुरा अधिवेशन में वयस्क मताधिकार, लेकिन संविधान सभा के चुनाव जो थे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुए थे। तो आपका जो तीसरा फैक्ट है ये भी क्या है, गलत है। चौथा कहता है कुछ सीटें महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित रखी गई थी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, कोई सीटें आरक्षित नहीं रखी गई थी। तो चौथा भी है जो ना महिलाओं के लिए आरक्षित थी और ना अल्पसंख्यकों के लिए। तो इसमें जो आएगा इनमें से कोई नहीं। तो चारों के चारों ऑप्शन जो है गलत हैं, इसीलिए इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि भारत की संविधान सभा का उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को क्या, लैंग्वेज को फोल्ड कर दिया, घुमा दिया है लैंग्वेज को, कि संविधान सभा के उद्घाटन बैठक लिख दी। जबकि आपको पता है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, बताओ, कमेंट्स करके बताइए मुझे, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखते हैं कितने जने सही बताते हैं इसमें। आप कमेंट्स कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं कहता हूँ लाइव ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, मैं आपको बता देता हूं, 9 दिसंबर 1946। उस दिन हमारे पास कोई अध्यक्ष नहीं था। जब सारे बड़े लोग वहां पहुंच गए थे तो हमने वरिष्ठता के आधार पर एक तरह से उसको पहली बैठक, कोई उद्घाटन बैठक कह सकते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुई है। देखो इन्होंने क्या कहा है, ये देखिए, ये उद्घाटन बैठक की बात की है इसने, कि उद्घाटन बैठक जो है इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो पहले दिन जो 9 दिसंबर 1946 आया था, इस दिन आपको बता देता हूं 4 लोग हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और P उपेंद्र नाथ। तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट सोच लेता है एक नया नाम आ गया, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम सुना है सभी ने, राजेंद्र प्रसाद का सुना है, दोनों बिहार से इलेक्ट हुए थे, अम्बेडकर जी बंबई से इलेक्ट हुए थे, पहले बंगाल से फिर बंबई से। अब ये सोचेंगे P उपेंद्र नाथ, हो सकता है शायद उद्घाटन इन्होंने किया हो। ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जो बुद्धि है वो एक्स्ट्रा लगाने का प्रयास मत करना, ठीक है, विवेक का सही प्रयोग करना। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, उद्घाटन बैठक की पहली बैठक थी और जिसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जो उत्तर है क्या आएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये आपका उत्तर है। जबकि इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की संविधान सभा में निम्न में से किस प्रांत के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या थी। ठीक है, किस प्रांत में से सर्वाधिक सदस्य आए थे। तो ऑप्शन में आपके सामने मद्रास, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत और बंबई। देखो मद्रास एक प्रांत था, पश्चिम बंगाल एक प्रांत था जहां पर पहले लड़ने गए थे BR अम्बेडकर चुनाव, जोगेंद्र मंडल ने उनको इनवाइट किया था, वहां से आप चुनाव लड़िए, क्योंकि बंबई से वो जीत नहीं पा रहे थे, इसीलिए ऑप्शन डी है बंबई और ऑप्शन सी है संयुक्त प्रांत। देखो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और ये मध्य प्रदेश, जो ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है ये संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो आपको बता देता हूँ, यहीं से जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित होकर आए थे। तो आपके जो ऑप्शन इसके अंदर
मद्रास, पश्चिम बंगाल, संयुक्त प्रांत व बम्बई। अब कुछ स्टूडेंट समझ लेते हैं शायद इसका उत्तर क्या हो सकता है, मद्रास भी हो सकता है, बम्बई भी, पश्चिम बंगाल भी, तो इस तरह के कई कन्फ्यूज़न होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो आप, मुझे लगता है शायद आपको आइडिया हो गया होगा, इसका जो सही उत्तर है वो सी होगा, संयुक्त प्रांत। तो इसका उत्तर ये संयुक्त प्रांत होगा, सी सही उत्तर है इसका, ठीक है। तो सर्वाधिक सदस्य कहां से आए थे, संयुक्त प्रांत से। नेक्स्ट इसके अंदर आपको बता देता हूं, अपना क्वेश्चन नंबर 6 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। ऑप्शन आता है गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, जॉन मथाई या जवाहरलाल नेहरू। कोशिश कीजिए सही बताने की। स्वतंत्र भारत मतलब 1947 का भारत, 15 अगस्त 1947। इससे पहले तो एक अंतरिम सरकार बनी थी, और इसके बाद आपको बता देता हूं, अंतरिम सरकार के बाद एक अपनी फाइनल सरकार बनी थी, जिसमें अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, और गवर्नर जनरल कौन बने थे, माउंटबेटन। तो उसमें ये कहता है कि विदेश मंत्री का पद किसे मिला, तो थोड़ा सा टिपिकल कर दिया, फिर घुमा दिया क्वेश्चन को कि इन्होंने क्या किया है कि आपको जॉन मथाई भी लिख दिया, गुलजारी लाल नंदा भी लिख दिया, लाल बहादुर शास्त्री भी लिख दिया, और जवाहरलाल नेहरू भी लिख दिया। तो आपको बताता हूँ, कोशिश कीजिए, आपको 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं इसके आंसर की, कि पहला अपना विदेश मंत्री कौन था, अर्थात किसके पास भारत का विदेश मंत्रालय था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, अगर बात करें गुलजारी लाल नंदा की, तो उनको इनमें से कोई भी पद नहीं दिया गया था। यदि बात करें लाल बहादुर शास्त्री, जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने थे भारत के, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि यहाँ पर मैंने कोई पद सामने नहीं आता। जॉन मथाई जो थे वो रेलवे व परिवहन मंत्री बने थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल और विदेश मंत्रालय सब किसको मिला था, जवाहरलाल नेहरू को। तो इसका सही उत्तर क्या है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आपको ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान सभा की इन अनुसूचियों का उनमें निहित विषय के साथ मिलान कीजिए। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये आपको 4 अनुसूचियां देता है और आपको सही कूट का चयन करना है। कहता है कि पहली अनुसूची में सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित क्षेत्रों के नाम हैं। दूसरी अनुसूची में कहता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों की शक्ति है। चौथी अनुसूची में कहता है राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, और 7वीं अनुसूची में कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन है। आपके सामने सही कूट 4 दिए हुए हैं। ऑप्शन ए कहता है केवल 1, 2 व 4, ऑप्शन बी कहता है 2 व 4, ऑप्शन सी कहता है 1 व 3, और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त सभी। अब आपको मैं कोशिश, आप देखिए, जो अपनी संविधान की 12 अनुसूचियां हैं उनके विषय आपको बताना है, इनमें से क्या है। कोशिश कीजिए, मैं आपको 10 से 15 सेकंड देता हूं इसके आंसर देने के लिए, कि इनमें से कौन कौन सी अनुसूची सही है, ये आपको बताना है। पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची या 7वीं अनुसूची। देखिए, अब इसके आंसर की बात करते हैं पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या है, भारत संघ व राज्य क्षेत्र, अर्थात उनके जो नाम है, ये बिल्कुल सही बात है। तो सभी राज्यों के, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। तो आपका जो ये पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। तो अपने को सही कूट का ही चयन करना है। दूसरी अनुसूची कहता है राष्ट्रपति, राज्यपाल और न्यायाधीशों की शक्ति। नहीं, ये गलत है। अनुसूची में उनके वेतन का प्रावधान है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई दूसरे अनुसूची में जो ये बड़े बड़े जो पद हैं, राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, न्यायाधीश हैं, इनके बारे में जिक्र, पर इनकी शक्ति के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। तो दूसरी अनुसूची गलत है। फिर आता है चौथी अनुसूची, ये कहता है विभिन्न राज्यों में राज्यसभा सीटों का आवंटन। ये बिल्कुल सही है। चौथी अनुसूची कहती है कि विभिन्न राज्य जो हैं उनमें राज्यसभा सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हाल ही में राजस्थान में आपके चुनाव हुए हैं, 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए हैं। तो इसीलिए अभी करंट का ही क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में हुए हैं चुनाव, तो 3 सीटों पर चुनाव हुए, तो इसीलिए। और 7वीं अनुसूची कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का विभाजन। अब स्टूडेंट क्या गलती करेंगे, शक्तियों का विभाजन किससे होता है, विधायी सूचियों से, इसलिए वो उत्तर को सही कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए, यहाँ पर 3 सरकार के तीनों अंग लिखे हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो उनके भी शक्तियों का विभाजन थोड़े ना है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका गलत है। तो इसमें आपका केवल 1 व 3, तो ऑप्शन आपका बनेगा सी, केवल 1 व 3। तो इसका आंसर सी, 1 व 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। देखो,
आपने मेरे सभी लेक्चर देखे हो तो मैंने इसके अंदर ऑप्शन में चारों वाद के बारे में जिक्र किया था। बेरूबारी यूनियनवाद, सज्जन सिंह बनाम सज्जन सिंह वाद, जो कि इसके बाद आया था गोलकनाथवाद और केशवानंद भारतीवाद। ये शायद मेरे हिसाब से क्रम से भी लगाई रखे हैं इन्होंने, बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ व केशवानंद भारती। तो सबसे पहले ये बात किसमें कही गई थी कि भारतीय जो अपने संविधान की उद्देशिका जो है, संविधान की प्रस्तावना, वो संविधान का हिस्सा भाग नहीं है। तो आपको बता देता हूँ, कोशिश कीजिए आप उत्तर बताइए, फिर उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा। चारों वाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये लेक्चर्स में, बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। अगर आपने प्रस्तावना इसकी पढ़ी हो तो उसमें भी ये चारों वाद हैं। कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इनके। देखो, चार वाद हैं। सज्जन सिंह वाद, सज्जन सिंह वाद में क्या कहा गया था, नीति निर्देशक तत्वों को मान्यता दी गई थी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था, वो विधि वाली कहानी भी आपको मैंने बता दी थी कि वो क्या कहते हैं भाई, संविधान संशोधन जो है वो विधि नहीं है, वो ये कहते हैं। गोलकनाथ मामला था जिसमें कहा गया था कि संविधान संशोधन जो है उससे मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, संसद मूल अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। ये बात किसमें कहा गया था, गोलकनाथ। अर्थात उन्होंने कहा था कि जो संविधान संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के तहत विधि शब्द है। सज्जन सिंह में कहा था विधि नहीं है, इसमें कह दिया विधि है। और केशवानंद भारतीवाद में उन्होंने फिर कहा कि संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती में यह कहा गया था कि संविधान की प्रस्तावना उसका भाग है। तो इसका उत्तर बनेगा बेरूबारी यूनियनवाद 1960, ठीक है। तो बेरूबारी यूनियनवाद में कहा गया क्या कहा गया था कि जो संविधान जो है संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, शानदार, मास्टरपीस क्वेश्चन। बच्चे ये क्वेश्चन गलत करते हैं, स्टूडेंट्स खासकर गलत करते हैं, क्योंकि इसमें जो बातें होती है वो लगभग सारी सही लिखी होती हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पार्लियामेंट सिस्टम, इंडिया में पार्लियामेंट सिस्टम है क्योंकि पार्लियामेंटली गवर्नमेंट है हमारे, ठीक है। तो आपको बता देता हूं, संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। भाई, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। दूसरा कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, क्या इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली है। तीसरा कहता है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, क्या इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली है। और चौथा कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, क्या इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली है। तो कोशिश कीजिए, आप उसके उत्तर दीजिए। आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, लेकिन विवेक का प्रयोग करना। जैसे राष्ट्रपति के पास स्वविवेक की शक्ति होती है, थोड़ी भाई अपनी यूज़ कर लेना स्वविवेक की शक्ति, और मेरे थोड़ी सी इज्जत रख लेना जो मैंने आपको पढ़ाया है अब तक का इस बारे में। तो स्टूडेंट्स लगभग मेरे से पढ़े हुए हैं, तो कोशिश करना आप कि भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, देखो पहली बात करते हैं, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, तो ये तो लोकतंत्र की परिभाषा है, ये तो प्रधानमंत्री के लिए। दूसरा कहता है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, अगर नहीं भी कर सकती तो संसदीय शासन का क्या लेना देना इस बात से, मेरी बात समझ रहे हैं। तो संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, तो संसद को एक अनुच्छेद 368 में पावर है। यही बात केशवानंद भारतीवाद में कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, वो एक अपना बड़ा सदन, उच्च सदन है, वो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। तो राज्यसभा का प्रावधान इस बात से कोई मैच नहीं लेता है। चौथा कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ये अपना पॉइंट, चौथा सामने आया अपना पॉइंट, ये देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, ये आपका राइट है, डी आंसर है कि मंत्रिपरिषद। संसदीय सिस्टम का मतलब यही होता है कि संसदीय प्रणाली भारत में वेस्टमिंस्टर मॉडल है, जिसके अंतर्गत संसद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के लिए उत्तरदायी है कि यदि लोकसभा भंग होगी तो मंत्रिपरिषद खत्म होगी। ये आप ध्यान रखना कि मंत्रिपरिषद के लिए क्या बोला जाता है कि सभी वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, क्योंकि भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। नेक्स्ट इसके अंदर आपको बताता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से सही का चयन कीजिए। आप सही शब्द को अंडरलाइन कीजिए, पहले तो आप सही शब्द ध्यान रखना, इसको अंडरलाइन, आप इसको पेपर में परीक्षा में देखते हैं अंडरलाइन करेंगे। ये कहता है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ठीक है। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तिल्लियां बनी हुई है। तीसरा कहता है कि राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो इनमें से सही का चयन करना है। तो आपको मैं कोशिश आप कीजिए, आसान प्रश्न है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कोशिश कीजिए इस प्रश्न का कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, राष्ट्रीय ध्वज में 21 तिल्लियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है।
आपको 10 सेकंड देता हूं मैं, आसान प्रश्न है। देखिए, अगर इसके उत्तर की बात करते हैं कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 22 जुलाई को हमारे झंडे का जन्मदिन माना जाता है कि हम तिरंगे का जन्मदिन कब है, 22 जुलाई, और 1947 को इसको अपनाया था। दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 21 तिलियां, ये गलत है, इसका उत्तर 24 आएगा, तो ये 2 वाला जो अपना ऑप्शन है ये गलत है। तीसरा कहता है कि तिरंगे की लंबाई चौड़ाई के अनुपात 3:2 है, सही है, लेकिन अगर आपको बता देता हूँ, एक बार अभी हाल ही में कोई परीक्षा हुई थी, वहां पर इन्होंने क्या किया था, ये लंबाई चौड़ाई वाला है ना, चौड़ाई पहले लिख दिया था, तो चौड़ाई लंबाई लिखा आ जाए तो आप 2:3 लिखेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तिरंगे की लंबाई चौड़ाई 3:2 है, तो इसका उत्तर ए बनेगा, केवल 1 व 3, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका उत्तर क्या है, 1 व 3, ये सही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आसान सा प्रश्न था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 11वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने का सही कालानुक्रम बताना है। आपको बताना है कि कौन सा राज्य पहले बना था और कौन सा बाद में, सही क्रम बताना है, जिसके अंतर्गत आपके 4 ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व सिक्किम। तो आपको बताना है, कूट आपके सामने 1 2 3 4, इन प्रश्नों को खासकर ध्यान से कीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं कि उन पे ना, जैसे आंध्र प्रदेश है उसके आगे नंबर लगा लो, हरियाणा के आगे नंबर लगा लो, ऐसे कीजिए। अब कूट दे रहा है 1 2 3 4, 1 3 2 4, 4 3 1 2, 1 4 3 2, ठीक है, 4 आपके सामने कूट है, तो आप ध्यान रखना आंध्र प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा व सिक्किम। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए, आप 10 सेकंड देता हूं मैं आपको इसका उत्तर देने के लिए। अगर आपको सन ध्यान है तो मैंने क्लास में ट्रिक्स से भी याद करवाए थे, और मैंने यहाँ भी आपको इसकी क्लास दे चुका हूँ मैं, भारत संघ व राज्य क्षेत्र का पार्ट 2 जो था, उसमें मैंने बताए थे सभी राज्यों के निर्माण कब कब हुए थे, तो आपको ध्यान रखना है। उत्तर दीजिए, हाँ जी, ए बी सी या डी, क्या उत्तर आएगा। देखिए, अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश बना था, अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो ये बना था 1953 में, और अगर बात करते हैं हरियाणा की, तो हरियाणा बना था 1966 में। अगर बात करते हैं हिमाचल की, तो हिमाचल प्रदेश कब बना था, 1971 में, हिमाचल कब बना था, 1971। और सिक्किम की बात करें तो सिक्किम कब बना था, 1975। तो ये 4, 53, 71, 66, 75। अब आपके सामने अगर आपको सन याद है तो उसके बाद क्या है कि आप इजीली याद रख सकते हैं। देखो, आंध्र कब बना, 53 में, तो सबसे पहले कौन सा आ गया, आंध्र आ गया। दूसरा हरियाणा बना था 1966 में, फिर हिमाचल 1971 में, और सिक्किम अंत में 1975 में बना था। तो आपको याद, देखो आपके सामने 1 3 2 व 4, आपका कूट बन रहा है 2, ऑप्शन बी सही है इसका, 1 3 2 व 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, नागरिकता पे लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना, अप्लाइड क्वेश्चन है। भारत का एक नागरिक जो अपनी नागरिकता खो देगा, यदि वह इनमें से क्या क्या काम करेगा, अगर उसकी नागरिकता खोई जाएगी तो क्या काम किया होगा उसने। देखो, बात नंबर 1 है इसमें, भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से वह विवाह करता है, और चौथा है सरकार की आलोचना करता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, और ऑप्शन भी बहुत अच्छे दिए गए हैं। अब आपका दिमाग आपको लगाना है, मैंने 10 से 15 सेकंड दिए आपको, इसका उत्तर 1 2 व 3, 1 2 व 4, 1 व 2 या उपयुक्त सभी। तो किस किस कारण से एक व्यक्ति जो है वो नागरिकता खो देगा, तो आपको बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके सामने। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, या सरकार की आलोचना करता है। इनमें सही कूट का चयन करना है। आंसर दीजिए, जितने लाइव बैठे हैं स्टूडेंट वो तो आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए कि अगले टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा और लाइव आने की कोशिश करना, इससे आपको ही आकलन हो रहा है। देखिए, इसका ऑप्शन अगर 1 की बात करते हैं, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, बिल्कुल सही बात है। अगर नागरिकता का त्याग कर देता है, परित्याग एक विधि है नागरिकता को त्याग करने की, तो आपका जो 1 नंबर जो फैक्ट है ये बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है वह स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, बिल्कुल सही है कि अगर वो स्वेच्छा से नागरिकता किसी देश की प्राप्त कर लेता है तो भी क्या होता है कि अगर वो स्वेच्छा से नागरिकता लेता है तो भी इसमें आपकी नागरिकता जो है खत्म हो जाएगी। तीसरा देखिए वो क्या कहता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है।
देखो विवाह करते नागरिकता खत्म नहीं होती, वो तो उसका बाद में डिसीजन होगा कि उसको नागरिकता देश की परित्याग करना है कि नहीं। तो जो तीसरा आपका ऑप्शन है इसका मतलब तो बन रहा है कि क्या शादी करते नागरिकता खत्म होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है कि शादी करते नागरिकता समाप्त नहीं होती। और चौथा कहता है कि सरकार की आलोचना करता है। तो देखो भाई लोकतंत्र है, आपने सरकार को वोट दिया है तो आप सरकार के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए चौथा क्वेश्चन भी गलत है। सरकार, आप देश विरोधी काम करते हैं ना, युद्ध काल में शत्रु देश की सहायता करते हैं तो आप देशद्रोही कहलाते हैं, तो आपको बार कर सकते हैं, लेकिन आलोचना करने पे नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न था, इसका उत्तर बनेगा सी। ये सी उत्तर है इसका, 1 व 2। तो आप याद रखना पहले और दूसरे कारण से नागरिकता समाप्त हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंतर्गत है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न, एक बार फिर अप्लाइड क्वेश्चन। उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। नागरिकता और मौलिक अधिकार दोनों टॉपिक में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, अर्थात केवल नागरिकों को प्राप्त है। क्योंकि मैंने बताया व्यक्ति दो तरह के होते हैं, एक भारतीय और एक विदेशी, भारतीय नागरिक और विदेशी। तो यहाँ पर हमने चयन करना है कि कौन कौन सा। तो आपके सामने 4 आर्टिकल हैं, तो पहले तो आपको चारों आर्टिकल के बारे में पता हो, अनुच्छेद के बारे में, तो इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल कौन सा है? 19। दूसरा कानून के समक्ष समानता। आप आंसर दीजिए, कोशिश कीजिए, यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप आंसर दीजिए, मैं देख लूंगा कितने जनों के सही आते हैं। कानून के समक्ष समानता, यह आर्टिकल देता है 14। तीसरा कहता है अल्पसंख्यकों का अधिकार, आर्टिकल 29। और जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, आर्टिकल 21। ये 4 आपके सामने आए हैं। अब आपको आंसर देने की कोशिश कीजिए, मैंने थोड़ा सा आसान कर दिया आपको इसके अनुच्छेद बताकर। तो आपको बताना है, देखिए कोशिश कीजिए, आंसर दीजिए। देखो अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके सामने कूट हैं 1 व 3, 1 व 4, 2 व 4 व 2 व 3। ठीक है, तो आपके सामने कूट हैं। अब देखिए बात मैंने आपको बताई थी, सीधी स्पष्ट बात, एक लाइन याद कर लीजिए। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अगर आपको ये 5 आर्टिकल याद हो गए तो बात खत्म है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 व 30 जो है वो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, तो 19 जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। 14 प्राप्त है, उसके बाद 29 देखो आ गया ना, ये देखो 19 भी आ गया और 29 भी आ गया। 29 भी प्राप्त नहीं है और 21 प्राप्त है। तो इसमें पूछना है कि कौन कौन से विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो एक, ये देखिए इसके अंदर 1 व 3, 1 भी प्राप्त नहीं है उनको और 3 भी प्राप्त नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन ए, 1 व 3। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये ऑप्शन आपका बनेगा 1 व 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? अर्थात किसके आधार पर धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो समाप्त हो सकता है, समाप्त नहीं हो सकता, किस कारण से? शब्द आ गया ना, देखो मैंने आपको बताया था शब्द, इसको क्या है अंडरलाइन कीजिए, नहीं शब्द को, कि भाई नहीं है, किस कारण से धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक नहीं लग सकती। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका है, आरपीएससी की किसी परीक्षा में आया था पिछले दिनों, क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है थोड़ा देखने पर। तो ये क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता। देखो सार्वजनिक व्यवस्था, आप कोशिश कीजिए आंसर बताइए, पहले 10 सेकंड में आपको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उत्तर बताता हूँ इसका। आपके सामने है, लोक व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य भी है, सदाचार जिसे मोरालिटी कहते हैं, मानववाद ह्यूमैनिटी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या मानववाद। देखिए अब इसके उत्तर की चर्चा करते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, देखो इस कारण से धार्मिक स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है, आर्टिकल 25 में लिखा है। स्वास्थ्य के कारणों पर भी लगाई जा सकती है और मोरालिटी के कारण भी लगाई जा सकती है, सदाचार, शिष्टाचार, ऐसा कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन मानववाद ये कोई तथ्य नहीं है रोक लगाने का, तो मानववाद इसका उत्तर आएगा कि मानववाद के अनुसार इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। देखिए आज का जो लास्ट प्रश्न है टेस्ट का वो आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से उत्तर देना, अप्लाइड क्वेश्चन, बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। मैं मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्वों की जो लेक्चर है उसमें मैं मौलिक अधिकार में आपको इनमें डिफरेंस बता चुका हूँ कि
क्या चीज़ जरूरी है लागू करनी, क्या आपके पास है और क्या चीज़ लागू करनी जरूरी है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं, दूसरा कहता है कार्यपालिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि नीति निर्देशक तत्व है वो इनमें से किस किस के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखा केवल एक, फिर ऑप्शन 2 है केवल 2, 1 व 2 दोनों, न तो एक न ही 2। अब आपको मैंने बेसिकली एक बात बताई थी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की पॉलिसी है, राज्य की नीतियां हैं, और उसको बनाने के लिए अगर नीति निर्देशक तत्व जैसे आर्टिकल मैंने बताया था 39B व C है, इसको अगर इसको लागू करने के लिए अपने मौलिक अधिकार पर प्रभावी इसको कर सकते हैं। तो आप उत्तर दीजिए, आपको क्या लगता है कि क्या नीति निर्देशक तत्व विधायिका पर निर्बंधन करते हैं या कार्यपालिका पर निर्बंधन करते हैं? केवल एक आएगा, केवल 2 आएगा, दोनों आएंगे या दोनों में से दोनों ही नहीं आएंगे? तो ऑप्शन उत्तर दीजिए, कोशिश कीजिए, फिर मैं उत्तर देता हूं। देखिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं। जो नीति निर्देशक तत्व है ना तो वो विधायिका पर निर्बंध करते हैं ना कार्यपालिका, उल्टा वो राज्य को कहते हैं कि राज्य को पॉलिसी बनानी है और राज्य को जो अपनी नीतियां जो उसने बताई है तो उसको बनाने के लिए राज्य वो कहते हैं निरंतर प्रयास करेगा। इसीलिए ना तो वो विधायिका के कार्यों पर निर्बंधन करते हैं ना ही कार्यपालिका के। इसलिए आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी कि भाई सॉरी ऑप्शन डी आएगा आपका कि ऑप्शन डी कहता है ना तो एक ना ही 2। ये ऑप्शन कहता है आपको कि ना तो कार्यपालिका पर निर्बंधन करते हैं ना ही विधायिका पर निर्बंधन करते हैं। देखिए आज के जो अपने 15 क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे भी लगे होंगे, और जितने भी स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया है उनका बहुत धन्यवाद। और उसके साथ ही आपने खुद का भी मूल्यांकन किया है। इस टेस्ट के बाद अपना खुद का मूल्यांकन करना, कोशिश करना कि हाँ भी देखना ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो टेस्ट सीरीज जो ये टेस्ट पूछे हैं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आगे और स्टूडेंट्स के तक पहुँचे, और जिनको अभी तक चैनल के बारे में नहीं पता है उनको भी जानकारी मिले। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं जल्दी अपने दूसरे टेस्ट के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।